बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा फोर्ट विलियम कॉलेज पे। हिंदुस्तान की तारीख़ में और उर्दू अदब की तारीख़ में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को बहुत अहमियत हासिल है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उर्दू नस्र की तारीख़ में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। तो जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज है, पहले मैं उसके क़याम पे बात कर लेता हूँ। तो हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का इक़्तिदार मजबूत होता गया, 1757 में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और फिर 1799 में अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों के मुकाबले में जब टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद अंग्रेज़ों को यकीन हो गया कि अब वो इस पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं, क्योंकि यही दो बड़ी रुकावटें थी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की तरफ से या अंग्रेज़ों को अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए ये दो बड़ी रुकावटें थी। और इन दो रुकावटों को जब उन्होंने हटा दिया तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये प्लान शुरू कर दिया कि अब वो बाकायदा हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार मजबूत करेंगे। और इन्हीं मकासद को पेश नज़र रखते हुए कोलकाता में उन्होंने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज़ किया। अब जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज है, वैसे तो इसका आगाज़ अंग्रेज़ों ने 10 जून 1800 में किया था, यानी 10 जून 1800 में इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई। लेकिन इस कॉलेज पर जो तारीख़ लिखी गई वो 4 मई 1800 की लिखी गई, क्योंकि 4 मई 1799 में अंग्रेज़ों के मुकाबले में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी और टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने अपने उस एक साला जश्न मनाने के लिए या अपनी उस खुशी का इजहार करने के लिए इस कॉलेज पे जो तारीख़ लिखी उसको मंसूब किया 4 मई 1799 की उस तारीख़ के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉलेज का क़याम तो अमल में आ गया। अब कॉलेज के जो क़याम के जो मकासद थे, अंग्रेज़ों को इस कॉलेज से 2-3 मकासद हासिल करने थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि अब उनका इक़्तिदार मजबूत होता जा रहा है और जब वो हिंदुस्तान के इतने बड़े इलाके में वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो यहाँ पर लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए, यहाँ के रस्म व रवाज जानते हुए और यहाँ पर अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत सारी मुश्किलात, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने ये प्लान किया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पे उस्ताद सारे हिंदुस्तान के होंगे, यहाँ के मुकामी पढ़े लिखे नौजवानों को जिसमें बतौर उस्ताद मुकर्रर किया जाएगा और अंग्रेज़ यहाँ आके इस हिंदुस्तान की मुकामी ज़बानें यहाँ की सीखेंगे, यहाँ के कल्चर सीखेंगे, यहाँ रस्म रवाज सीखेंगे, यहाँ के मज़ाहिब को पढ़ेंगे, ताकि कल जब वो हिंदुस्तान में फील्ड में जब वो जाएंगे और लोगों के साथ वो अपनी गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, तो उनको लोगों के साथ लोगों को अपनी पैगाम रिसानी के लिए उन्हें आसानी मैसर होगी। तो इस कॉलेज का सबसे जो बड़ा मकसद था अंग्रेज़ों का वो यही था कि अंग्रेज़ यहाँ की मकामी ज़ुबानें, मकामी रस्म रवाज, मकामी लहजे और यहाँ के मज़ाहिब और यहाँ का तालीमी निज़ाम उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। और जो उन्होंने यहाँ पे उस्ताद जो उन्होंने यहाँ पर रखे वो क्योंकि हिंदुस्तानी थे और पढ़ने वाले सारे यहाँ पे अंग्रेज़ थे, बल्कि कंपनी ने तमाम अंग्रेज़ों के लिए जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हुकूमत बरतानिया यहाँ पर अपना जो अमायदीन यहाँ पर भेजती थी, उनके लिए ये लाजमी था कि वो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर अपनी तालीम हर सूरत में हासिल करेंगे। तो ये इस कॉलेज के बुनियादी मकसद था। उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देना अंग्रेज़ों का हरगिज़ मकसद नहीं था। फिर एक और ख़ास बात भी थी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ का निज़ाम बदलना चाहते थे, यहाँ पर एक नया तालीमी निज़ाम भी यहाँ पर लाना चाहते थे। तो क्योंकि यहाँ की जो उस वक्त की जो उर्दू ज़ुबान थी वो क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक ख़ास ज़ुबान थी जिसको पूरे हिंदुस्तान में
समझा जाता था, तो लिहाजा अंग्रेज़ों ने अपनी जो यहाँ की दर्स व तदरीस है उसको उर्दू ज़ुबान के लहजे में जारी किया। अगर हम इस कॉलेज का पस मंज़र देखते हैं, अदबी पस मंज़र, तो इस कॉलेज से पहले यानी 1800 में जब ये कॉलेज बन गया, तो कॉलेज बनने से पहले हिंदुस्तान में शायरी तो मौजूद थी, गज़ल के भी कई अदवार गुजर चुके थे, नज़मों के अदवार गुजर चुके थे, यहाँ कसीदा, यहाँ पे मरसिया गोई यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन नस्र को ज़्यादा फ़रोग नहीं था। तो जो नसरी अलूम थे वो बहुत थोड़े से थे। इस कॉलेज के क़याम से पहले 100 साल पहले मुल्ला वजही की सबरस किस्सा हुस्न दिल वो एक किताब यहाँ पर मौजूद थी। फिर फजली की दा मजलिस यहाँ पर मौजूद थी। इसी तरह महराजुल आशिकीन एक रिसाला था। अच्छा, कुछ इस तरह की किताबें थीं जिनमें कोई अदब नहीं था। वो जो किताबें थीं वो ज़्यादातर या तो तसव्वुफ पर मबनी थी या फिर यहाँ का जो एक कल्चर था उस वक्त का जो माफौकुल फितरत अनासर की भरमार थी यहाँ पर, या फिर वो किताबें यहाँ पर मौजूद थी, या कहीं हमें तुस्के बाबरी और तुस्के जहांगीरी का कहीं हमें तस्करा मिल जाता है। इस तरह की कुतुब थी, लेकिन बाकायदा जिसको हम अदबी किताब कहते हैं, जिसका ताल्लुक अदब के मुख्तलिफ कोशों से होना चाहिए था, वो अदब यहाँ पर मौजूद नहीं था। ये इस कॉलेज का अदबी एक पस मंज़र है। रिसाला महराजुल आशिकीन उस पर मौजूद था। फिर मरगूबुल क़ुलूब है, चल तरंग आ जाती है, इसी तरह फजली की करबल कथा है या जिसे दा मजलिस कहा जाता है। इसके अलावा फिर जो किस्सा चहार दरवेश है उसके 2 तराजी मौजूद थे। मोहम्मद वज़री ने उसका तर्जुमा किया हुआ था आसान ज़ुबान में, 9 तर्ज़ मुरस्सा के नाम से, और एक उसका किस्सा चार दरवेश या बागो बखार के नाम से भी एक आसान तर्जुमा मौजूद था। लेकिन जो बाकायदा एक अदबी जो किताब थी उस तरह की मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस कॉलेज को हम उर्दू नसर का इब्तदाइया या इस नसर का बानी हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यहाँ से उर्दू नसर का बाकायदा आगाज़ होता है। अब देखना यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत क्या थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू अदब को क्या दिया। अब जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर इंतज़ाम 5 तरह की कुतब लिखी गई, यानी 5 तरह के अलूम। अंग्रेज़ों के मकासद अपने थे, लेकिन जो अलूम है वो 5 तरह के सामने आए। नंबर 1 कवायदे उर्दू पे किताबें लिखी गई, क्योंकि जो गिलक्रिस्ट था, जो कॉलेज का प्रिंसिपल भी था और जो इंतज़ामिया में ज़्यादा फ़ाल था, कॉलेज इंतज़ामिया में, वो क्योंकि यहाँ की मकामी ज़ुबानें ज़्यादा जानता था, तो लिहाजा उर्दू की जो पहली ग्रामर है, जो कवायद की किताब है, वो यहाँ पे गिलक्रिस्ट ने लिखी। गिलक्रिस्ट के बारे में ये कहा जाता है क्योंकि वो जितनी यहाँ की जो मशरक़ी ज़ुबानें थीं उन पर उसको बड़ा अबूर हासिल था और दर्जन से ज़्यादा उसने किताबें लिखी थी। इसी तरह बहादुर अली हुसैनी का नाम आता है, वो भी कॉलेज से मुंसलिक थे, तो उन्होंने भी कवायद पे किताबें लिखी। यानी हम ये कह सकते हैं कि उर्दू कवायद या कवायद की जो कुतब का बाकायदा आगाज़ इस कॉलेज के तहत हुआ। और इसके बाद जो यहाँ का जो सबसे बड़ा अदब था इस कॉलेज के तहत जो लिखा गया उसको दास्तानवी अदब कहा जाता है। दास्तानें इस कॉलेज के ज़ेरे निगरानी, इस कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम ज़्यादा दास्तानें लिखाई गई, क्योंकि जितनी वजह उसके पीछे ये थी कि जो दास्तान होती है वो किसी एक इलाके को, किसी मुल्क को या किसी एक मखसूस माशरे की नुमाइंदगी करती है, मखसूस ज़ुबानों की नुमाइंदगी करती है। क्योंकि जो दास्तानें होती हैं उन पर लोगों का जहन, लोगों की सोच, वो चीज़ें लाई जाती हैं दास्तान के अंदर के यहाँ के लोग सोचते कैसे हैं, ख़यालात कैसे हैं, उनके अंदर तोहमात कौन कौन सी मौजूद हैं। तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर दास्तानें यहाँ से लिखवाई। और इस पर जो सबसे जो मशहूर दास्तान है वो बागो बहार है, जो इस कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम लिखी गई। जो बागो बहार है मीरामन देलवी ने लिखी थी। हालांकि जो बागो बहार है उसके पहले 2 तराजिम हो चुके थे। कहा यही जाता है
कि ये अमीर खुसरो के जो अमीर खुसरो का एक नज़मिया किस्सा है, किस्सा चहार दरवेश, उसका ये एक तर्जुमा है और आसान तर्जुमा है। और इसको मीरामन देलवी ने बहुत ही आसान अंदाज में, और उन्होंने बाकायदा इसमें पूरा हिंदुस्तानी कल्चर समो लिया था इस किताब के अंदर। यानी अगर हम पढ़ें, आज भी अगर हम इस किताब को पढ़ें, आज 250 साल या 200 तकरीबन 220 साल बनते हैं, इन 220 साल बाद भी आज भी अगर हम मीरामन देलवी की अगर हम किताब बागो बहार को पढ़ें तो हमें वो जो 1800 वाला या 1700 वाला जो देलवी रस्म व रवाज हैं, वहाँ लोगों की सोच, वहाँ लोगों के दस्तरखान कैसे थे, वहाँ लोग सफ़र कैसे करते थे, वहाँ पर लोग लिबास किस तरह ज़ेरतन करते थे, पूरा एक अक्स हमारे जहनों में समा जाता है। कि वैसे तो ये कहा जाता है कि मीर अमन देलवी ने उसमें बागो बहार में दिल्ली के सारे रस्म व रवाज या दिल्ली की सकाफत को शामिल किया है, बल्कि मीर अमन देलवी ने पूरी हिंदुस्तान की सकाफत समो दी है इस बागो बहार के अंदर। तो इस लिहाज से बागो बहार का फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत ज़्यादा चर्चा था और कंपनी की तरफ से मीरामन देलवी को बाकायदा इस पर नकद इनाम भी दिए गए। इसके अलावा तोता कहानी एक किताब है, वो लिखी गई। आराइश महफिल एक बड़ी मशहूर किताब थी जिसमें हातम ताई का किस्सा है, और हातम ताई जिस पर एक शहजादे के 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं और उसके बाद उस शहजादे की शहजादी के साथ शादी करवा देते हैं। इसी तरह लैला मजनू है, फिर सहरुल बयान है जो मीर हसन की मसनवी है, उसका नसरी तर्जुमा भी इस कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम करवाया गया। और इसी तरह जो हिंदुस्तान का कालिदास का जो ड्रामा है जो संस्कृत ज़ुबान के अंदर है, उसका भी उर्दू तर्जुमा, शकुंतला का उर्दू तर्जुमा भी इस कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम करवाया गया। और फिर इस दास्तानवी कल्चर को सामने रखते हुए लखनऊ में रजब अली बेग ने फसाना अजायब नाम की भी एक दास्तान लिखी। तो लिहाजा इसके अलावा और भी दास्तानें थीं, लेकिन ये कुछ मशहूर दास्तानें थीं। उसके बाद जो तीसरी तरह का यहाँ पे अदब सामने आया वो हिंदुस्तान के अलूम व फ़नून है। हिंदुस्तानी अलूम व फ़नून है, क्योंकि अंग्रेज़ों का मकसद यही था कि वो यहाँ के रस्म व रवाज भी सीखना चाहते थे, यहाँ का मज़हब को भी पढ़ना चाहते थे, यहाँ की ज़ुबानों को भी पढ़ना चाहते थे, और अंग्रेज़ यहाँ के अलूम व फ़नून भी देखना चाहते थे, क्योंकि उनका जो इरादा था वो लंबे अरसे तक इस हिंदुस्तान पर, जिसे वो सोने की चिड़िया कहते थे, इस पर लंबे अरसे तक यहाँ पर उनका रहने का इरादा था। और बाकी वो लंबे अरसे तक हिंदुस्तान पर भी रहे। तो अलूम व फ़नून पर भी यहाँ पर किताबें लिखी गई। खलासतुत तवारीख है, किताब बड़ी मशहूर है। इसी तरह जो हिंदू राजा थे उनके किस्से इस पर बहुत ज़्यादा लिखे गए। फिर तारीख़ फ़रिश्ता का तर्जुमा भी आसान उर्दू ज़ुबान में किया गया। और इसी तरह जो हिंदू मुस्लिम त्यौहार हैं उन पर भी एक किताब लिखी गई 12 मासा नाम की। तो ये यहाँ का तीसरा एक अदब था जो इस कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम लिखवाया गया। और इसके अलावा अखलाक व तसव्वुफ़ पे भी लिखा गया, यानी यहाँ के लोगों की अखलाकियात को जानने के लिए उस पर तंबीहुल गाफिलीन किताब आ जाती है। इसी तरह तर्जुमा इंजील है और अखलाक की हिंदी है। ये 3 बड़ी मशहूर कुतब थी जिनका ताल्लुक भी बिलवास्ता या बिलावास्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ जाके जुड़ता है। और इसके अलावा कुछ तज़किरे भी लिखे गए और गुलशन हिंद तज़किरा नवीसी की यहाँ पर बड़ी एक मशहूर किताब थी। ये कॉलेज है 20 साल तक, तकरीबन 20 से 25 साल तक इस कॉलेज की खिदमत जारी रही। और अंग्रेज़ों के जो अपने मकासद थे जो उन्होंने इस कॉलेज से हासिल करने थे, 20 सालों तक अंग्रेज़ वो मकासद हासिल करते गए। और जब अंग्रेज़ों के अपने मकासद पूरे हो गए तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए ये कॉलेज एक स्पेयर हाथी बन गया, क्योंकि इस पर यह था कि कॉलेज के अंदर उठने वाले अखराजात ज़्यादा थे और कॉलेज की आमदन थोड़ी थी।
और फिर 20 से 25 साल इस कॉलेज को चलते रहने के बाद बिलाखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कॉलेज को बंद कर दिया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉलेज के साथ जो उस्ताद मुंसलिक थे, सिर्फ मैं उनका नाम आपको बता दूंगा। उस पर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, उसका बड़ा नाम है क्योंकि वो हिंदुस्तानी ज़ुबानों का माहिर था। फिर मीर अमन देलवी है, उनका बड़ा एक नाम है जिन्होंने इस कॉलेज में जो एक ही उनकी दास्तान यहाँ, और मीर अमन देलवी है। फिर हैदरबख्श हैदरी इस कॉलेज से मुंसलिक अच्छे एक उस्ताद थे, उनकी भी कुतब थे, उनकी भी खिदमात हैं। फिर शेर अली अफसोस है, बीर बहादुर अली हुसैनी हैं, फिर अली लुत्फ़ हैं, इस कॉलेज से मुंसलिक थे। फिर मौलवी अनायतुल्ला हैं, फिर मजहर अली विला का नाम आ जाता है, काज़म अली जमा का नाम आ जाता है, खलील खान अश्क है, इकराम अली है और लल्लू लाल कभी। यानी ये वो शख्सियात थी जो इस कॉलेज से मुंसलिक रहीं, और इन शख्सियात से अंग्रेज़ों ने अपने मकासद की और अपनी ज़रूरत की बहुत सारी किताबें लिखवाईं। तो ये था फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्तसर सा एक तारुफ। और मज़ीद अगर आपको इस कॉलेज की तफसीलात जानना हो तो आप उर्दू अदब पे लिखी हुई कोई भी मशहूर तारीख़ की किताब उठाएं तो उस पर, क्योंकि इसकी तफसीलात मौजूद हैं, बाकी तफसीलात आप उन तारीख़ के मशहूर कुतब से, डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू है, डॉक्टर जमील जालबी हैं, उनकी किताब है। इसी तरह और भी तारीख़ की बहुत सारी ऐसी कुतब हैं, और बहुत सारी ऐसी तारीख़ की कुतब हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं। वहाँ भी इस कॉलेज को नसरी अदब में इब्तदाइया की हैसियत हासिल है। तो मज़ीद तफसीलात आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए